तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और व्यस्त नहीं है तो फिर अब हो जाइए, क्योंकि अगला वीडियो आ चुका है। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप वो 30 क्वेश्चंस को घोल कर पी चुके होंगे, मतलब याद कर लिए होंगे। तो हम लोग आज जो है ना 31वां प्रश्न देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जो MBVI ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 2024 के लिए। तो सबसे पहला, आज का सबसे पहला और हम लोग के जो वीडियो है उसका 31वां प्रश्न, क्योंकि पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। तो 31वां जो क्वेश्चन है, ये एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम और -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल, जब दो सेम परिमाण का चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, मान लो कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो जब दो सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज किंतु ऑपोजिट नेचर का, मतलब एक प्लस में है तो एक माइनस में, जब दो सेम परिमाण, सेम मैग्नीट्यूड का किंतु ऑपोजिट नेचर का चार्ज कुछ दूरी पर स्थित हो, कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित हो, जिस दूरी को 2L माना जाता है, जिस दूरी को क्या माना जाता है, 2L। तो जब दो समान परिमाण किंतु ऑपोजिट नेचर का चार्ज कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये जो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका सूत्र होता है Q × 2L। परिभाषा अगर देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके डायपोल लेंथ के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। तो P बराबर जो सूत्र हो जाता है वो Q × 2L हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ का गुणनफल, यही क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, चार्ज का मान दिया हुआ है और डायपोल लेंथ का मान, मतलब दोनों चार्ज की दूरी। देखिए यहाँ पर दूरी को 2L द्वारा सूचित किया जाता है, डायपोल लेंथ को 2L द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोगों को निकालना है। चार्ज दिया हुआ है, दोनों चार्ज का मान दिया हुआ है और हमें क्या करना है, उसका दूरी भी दिया हुआ है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर, P का सूत्र है Q × 2L। तो Q का मान क्या है, देखिए Q का मान है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड देना है, क्योंकि सेम चार्ज है ऑपोजिट नेचर का, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो 3.2 × 10⁻⁻19 और डायपोल लेंथ क्या है, 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर, ये है इसका डायपोल लेंथ। तो आप गुना कर देंगे, यही है क्या, डायपोल लेंथ का सूत्र। ये Q का मान है और ये 2L का मान है। तो यहाँ पर Q × 2L, ये किसका सूत्र है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 3.2 × 2.4। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 दूगुना 8, 4 तिया 12 और 2 दूगुना 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 8, यहाँ 6, यहाँ 7 और 2, 1 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर हो जाएगा 7.68 × 10⁻, यहाँ पर -19 और यहाँ पर -10। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इतना कूलम मीटर क्या हो जाएगा, 7.68 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है, कूलम मीटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो ऐसा ही यूनिट होता है वो कूलम मीटर होता है। चार्ज का देखिए कूलम
और इसका दूरी है तो मीटर, तो कूलम मीटर। इसको आप सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, ये क्या है, कूलम मीटर। यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए 7.68 इंटू 10⁻⁻27 कूलम मीटर है, यहाँ भी कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं। और ये जो है ना, इसके साथ जो मिल रहा है वो बी ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो 32वां प्रश्न है वो है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये जो विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी चार्ज के कारण उत्पन्न होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज का सतह है, चार्ज का सतह मतलब ये चार्ज्ड सरफेस है, ये चार्ज सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी, इसके कारण यहाँ पर एक चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, और इस चार्ज के कारण पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इस चार्ज के चारों ओर क्या बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन में शून्य होती है। भाई शून्य अगर होगा, किसी चार्ज सरफेस का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर शून्य हो जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दुनिया में आता ही नहीं जब शून्य हो जाता था। तो यहाँ पर शून्य होगा नहीं। पहला जो ऑप्शन है ये क्या है, सरासर गलत है। किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कभी शून्य नहीं हो सकता है। शून्य तब होगा जब चार्ज होगा ही नहीं। जब चार्ज होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, शून्य। लेकिन यहाँ पर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, तीव्रता होगा ही, तो यहाँ पर शून्य नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, सतह के लंबवत होती है। क्या होती है, सतह के लंबवत, मतलब ये सतह और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा रखते हैं पेंडिंग में। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और ज़्यादा मानिए कि सही ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को देखते हैं कि सतह के स्पर्शीय होती है, मतलब कि इसका कहना है कि सतह से सिर्फ टच में रहता है, सिर्फ टच किया हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस को थोड़ा सा क्या रहता है, टच किया हुआ रहता है, इस ऑप्शन का मतलब। उसके बाद जो ऑप्शन डी है, इसका मतलब है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। 45 डिग्री यानी सतह के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका कोण जो है वो 45 डिग्री होती है। ये भी गलत है। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसका गुण पढ़ रहे थे, तो हम लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा चार्ज्ड सरफेस का हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और चार्ज सरफेस हमेशा कितना डिग्री पर रहता है, 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पोटेंशियल भी के बीच जो संबंध होता है, ई और भी के लिए, इन दोनों के बीच हम लोग एक सूत्र निकाले थे। क्या निकाले थे सूत्र, क्लास में बताए हैं कि ई बराबर जो सूत्र होता है माइनस डी वी बाई क्या होता है, डी एक्स होता है। ये सूत्र होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच संबंध। मतलब ये सूत्र क्या है, सही है। हम लोग को इसमें सूत्र बताना है, सिर्फ इसमें कौन सा फार्मूला सही है इसको पहचानना है। तो इसमें से कौन फार्मूला सही है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ये इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उनके भीतर का विभव पोटेंशियल क्या होगा। किसी खोखले गोले को, किसी खोखला गोला है और उसके सतह को जो है ना हम लोग धन आवेशित करेंगे तो उसका विभव जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, या धनात्मक और समरूप होगा, या फिर धनात्मक और असमरूप होगा, या फिर ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक और समरूप होगा। किसी खोखले गोलाकार चालक को अगर धन आवेशित किया जाए तो उसका विभव तो मतलब धनात्मक तो होगा ही,
और कैसा होगा, समरूप होगा। मतलब यहाँ पर जो विभव होगा वो इसके हर जगह पर होगा, हर जगह पर विभव इसके सतह के बराबर ही होगा, मतलब असमरूप नहीं होगा, धनात्मक होगा और प्लस क्या होगा, समरूप होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, ऑप्शन है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही रहता है, उसके बाद शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक साबुन का बुलबुला लेते हैं, क्या लेते हैं, साबुन का बुलबुला, और उसको आवेशित करते हैं। मान लीजिए उसको हम लोग माइनस चार्ज कर दिए, क्या कर दिए, माइनस चार्ज। तो देखिए जब दो माइनस चार्ज आपस में कुछ दूरी पर हो तो वो आपस में क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। जब दो समान चार्ज उपस्थित हो तो एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। ये इसको धक्का मारेगा, 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 ये इसको धक्का मारेगा। इस तरह से साबुन का बुलबुला का जो त्रिज्या होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा, या धन आवेशित करे या ऋण आवेशित करे, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण, क्योंकि सभी चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसीलिए उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा यूनिट होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो सूत्र होता है Q इंटू 2L, यानी कि चार्ज गुना लेंथ, चार्ज गुना लेंथ, ये डायपोल लेंथ है तो Q गुना 2L। तो चार्ज, ये जो चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और ये लेंथ है तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ऑप्शन देखिए, कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कूलम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है क्या, कूलम मीटर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यहाँ पर देखिए एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, मतलब प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो रास्ता होगा, इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, और यहाँ पर बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉन का चलने का जो गति है उसका दिशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में नहीं है, भिन्न है, अलग अलग दिशा में है। तो इसका जो है ना पथ कैसा होगा, इसका पथ क्या है, कैसा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है सरल रेखीय, ऑप्शन बी वृत्ताकार, वृत्त के जैसा, उसके बाद ऑप्शन सी है दीर्घ वृत्ताकार, और ऑप्शन डी है परिवलयी। सरल रेखा नहीं हो सकता है, वृत्ताकार भी नहीं हो सकता है, और दीर्घ वृत्ताकार भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा ना वो परिवलय होगा। क्या होगा, परवलयी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, परवलयी। अगला क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नट की बीमाएं होती है। परमिटिविटी का जो है डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, क्या पूछ रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर याद है, ये याद करने वाला चीज़ है, तो याद है तो फिर डायरेक्ट ऑप्शन को मार सकते हैं। अगर याद नहीं है तो हम लोग इसके फॉर्मूले से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नट
इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है। हम लोग एप्सिलॉन नट को इधर लेके आ जाएंगे और एफ को फोर्स को इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, ये फोर्स को इधर लेके आ गए, फोर्स एफ इंटू आर स्क्वायर। तो इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, सीधी सी बात है, ये तो कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, ये टी, उसके बाद ये भी चार्ज है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये टी। उसके बाद ये नीचे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है ml T⁻⁻²। उसके बाद ये r मतलब होता है दूरी, और दूरी मतलब लेंथ, तो लेंथ का होता है l, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ये क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात किया जाए, इसको हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो ये m ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 हो जाएगा, m⁻⁻1। उसके बाद ये l ऊपर नहीं है, और यहाँ पर l और यहाँ l स्क्वायर, l क्यूब होता है नीचे, जो कि ऊपर जाकर l⁻⁻3 हो जाएगा। उसके बाद t जो है यहाँ पर -2 है, तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, और +2, और ये वाला t और ये वाला t भी 2 है, तो 2 to 4, यानी t पर पावर क्या हो जाएगा, 4। और t हो गया। उसके बाद ये, तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 गो ये है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नट का डायमेंशन फार्मूला। तो ये कहाँ पर है, m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁻4, ये स्क्वायर, तो ये इसका बी में है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बाकी इसको याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा एग्जाम में, तो आप जितना देर में बनाइएगा तो वो टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको ये जो एप्सिलॉन नट का डायमेंशन फार्मूला है, ये बहुत ही ज़्यादा VVI है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नहीं, MVVI है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको याद कर लेना होगा। तो याद कीजिएगा, तो यहाँ पर जहाँ देखे कि ऑप्शन सही है, कौन सा, बी सही है, तो डायरेक्ट मार दिए, या फिर वहाँ पर तो मारना मतलब ऐसे सही नहीं मारना है, वहाँ पर क्या कर लेना है, OMR सीट को गोल कर देना है, तो खटाक से कर दिए। लेकिन आप अगर वहाँ पर बनाइएगा तो फिर खामखा आपका 1 मिनट क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो में 1 मिनट बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में 1 मिनट बर्बाद करना सही नहीं होगा। इसीलिए इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक चार्ज जब स्थिर रहता है, एक जगह पर रुका हुआ रहता है, तो वो क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी में है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन डी में है कोई क्षेत्र उत्पन्न करता ही नहीं है। भाई जब चार्ज है तो वो तो कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा, कोई तो क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हम लोग पढ़े हैं कि एक चार्ज जो है ना, एक चार्ज अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन कब, जब वो स्थिर होता है, जब किसी एक जगह पर रुका हुआ रहता है। लेकिन चार्ज जब गतिशील बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। चार्ज जब तक रुका हुआ है तब तक वो चार्ज है, लेकिन यही चार्ज जब गतिशील हो जाता है, गति में आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर जो गतिशील आवेश, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बदल दे कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन यहाँ पर स्थिर आवेश का बात कह रहा है, यानी रेस्ट चार्ज का बात कह रहा है, तो रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है, केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर ए, यानी कि केवल विद्युत क्षेत्र।
अगर यहाँ पर क्वेश्चन बदल दे थोड़ा सा कि ये गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है, तो क्या उत्पन्न कर सकता है, ये दोनों हो जाता, फिर आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन यहाँ पर स्थिर आवेश का बात किया है तो यहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब इनमें से कौन हो नहीं सकता है, कौन हो नहीं सकता है। तो ये यहाँ पर कूलम देख रहे हैं, ये इसका मतलब ये चार्ज है, क्या है, चार्ज है, चार्ज का मान है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर देखिए कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, जब चार्ज का गुण पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि चार्ज जो होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है, क्या होता है, क्वांटाइज्ड। एक क्वेश्चन भी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्या होता है कि आवेश जो है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ये चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होता है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका सभी जो है ना पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके साथ कटा के देखते हैं इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये खत्म, और यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये पूर्ण गुणज है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज है, मतलब ये संभव है, इतना चार्ज किसी बॉडी में उत्पन्न हो सकता है। इसको भी देखते हैं, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये खत्म, उसके बाद पॉइंट खत्म, 16 चौके 64, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन के कारण इतना चार्ज उत्पन्न हो सकता है किसी बॉडी में। और इसको देखते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण इतना चार्ज उत्पन्न होता है, तो ये भी संभव है। और ये देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये पूरा नहीं कट रहा है, देखिए कट रहा है पूरा, यहाँ पर कटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा, जो कि इतना इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर इतना चार्ज किसी बॉडी में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं है। क्योंकि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इतना इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। हमेशा क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी पूर्णांक संख्या होगा। यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था ये, तो यहाँ पर इसका अस्तित्व क्या है, संभव नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी वीडियो से नहीं हटिएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगले वीडियो में जो है ना 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग आगे की क्वेश्चन भी देखेंगे, और जो है ना 45 क्वेश्चन तक करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश का प्रावैद्युतता होती है, क्या होती है, प्रावैद्युतता, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान मुक्त आकाश का, हवा मुक्त आकाश मतलब क्या, निर्वात, मुक्त आकाश मतलब वहां जहां हवा भी नहीं होगा, यानी निर्वात में प्रावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, निर्वात में। तो हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए 9 × 10⁻9 मीटर पर फेरेड, ये क्या है, ये तो के का मान है, ई छिना रहा तो के का मान है। और उसके बाद बी जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान हवा या निर्वात के लिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या किया कि 4 को हटा दिया गया है, यहाँ पर 2 अंकों तक ही, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही लिया गया है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन मुक्त आकाश यानी निर्वात का जो प्रावैद्युतता होगी वो होगी क्या, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है, क्या हो जाता है, बल। यहाँ पर बताया गया है कि 2 आवेश Q1 और Q2,
उनकी बीच की दूरी पहले r थी, जिसके कारण उसका फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसकी दूरी को क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया। दूरी को कई गुना कर दिया गया, दुगुना। यानी कि दूरी सीधा सीधी बात किया जाए तो 2r हो गया। पहले r था, अब क्या हो गया 2r। तो यहाँ पर जो होगा चार्ज का जो मतलब फोर्स का जो मान है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 1/2 गुना, 2 गुना, 1/4 गुना और 4 गुना। तो हम लोग इसको जो है ना F का मान ले लेते हैं, यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब फोर्स, नया फोर्स, जब दूरी को दुगुना कर दिया गया उस फोर्स को हम लोग F डैश मान लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे R का मान क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। पहले r था लेकिन अब दूरी क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो यहाँ पर r था तो 2r हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई 2r, तो दो दुगुना 4, 4 और यहाँ पर r स्क्वायर। इस 4 को हम लोग थोड़ा सा जो है ना अलग कर लेंगे, यहाँ पर फोर्स को क्या कर लेंगे अलग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस 4 को हम लोग अलग कर लेते हैं, 1/4 को, वो नीचे है ना, और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए हम लोग यहाँ ऐसा आप सोच रहे होंगे कि इस 4 को और 4 को गुना क्यों नहीं किए। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर ऐसे भी होगा लेकिन बहुत ही घचर पचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी क्या कर लिए, देखिए F का मान इतना है तो ये इतने जगह के बदले हम लोग क्या बैठा देंगे, F बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, F बैठा देंगे। तो हम लोग इस 4 को गुना करके फिर झमेला में क्यों फंसे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, इस 1/4 को अलग कर दिए और 1/4 और यहाँ पर इसका मान क्या है F, तो यहाँ पर F दे देंगे। यानी कि पहले जो फोर्स था उसका 1/4 गुना हो जाएगा। जब दूरी r थी, पहले दूरी कुछ भी हो r उसको मान लिए, तो वहां पर जितना फोर्स था ना, दूरी को दुगुना कर देने पर उसका फोर्स क्या हो जाएगा, उसका फोर्स 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 गुना घट जाएगा। क्योंकि देखिए आप ऐसे भी कूलम्स लॉ को देखिएगा कि वो जो है ना फोर्स जो होता है ना वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग मतलब दूरी अगर 2 गुना बढ़ेगा तो फोर्स 4 गुना घटेगा। क्या होगा, 4 गुना घटेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में देखे थे कि किसी दो चार्ज के बीच जो क्रियाशील फोर्स होता है वो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे भी सोच लीजिए, अगर 4 गुना होगा तो उसका वर्ग कर दीजिए। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन ही नहीं दे सकता है। यहाँ पर मान लीजिए आपको दूरी 2 गुना यहाँ पर बोला गया है, तो उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, तो 2 गुना तो फोर्स हो जाएगा 4 गुना। अगर यहाँ पर बोल दे कि यहाँ पर फोर्स को दूरी को 4 गुना कर दिया गया है तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौके 16 गुना, फोर्स कितना हो जाएगा 16 गुना घट जाएगा। अगर दूरी को 4 गुना बढ़ाएंगे तो फोर्स 16 गुना घटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण यानी टॉर्क, टॉर्क को टाउ द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि आघूर्ण जो है ना P है, बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P है, और विद्युतीय क्षेत्र के साथ जो है उसका एंगल जो है 90 डिग्री का बना है। यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र E और आघूर्ण विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल का जो आघूर्ण है उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब इस पर टॉर्क का मान क्या होगा। टॉर्क का जो सूत्र होता है टाउ बराबर होता है क्या, PE इंटू कॉस थीटा, PE इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा PE और कॉस थीटा, थीटा मतलब हो जाएगा कॉस, थीटा मतलब एंगल, तो एंगल कितना है 90 डिग्री है।
तो एंगल 90 डिग्री, तो पीई और कॉस 90 डिग्री का मान 1, तो हो जाएगा पीई, यानी टाउ का यानी टॉर्क बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, पीई। हम लोग ये सूत्र पढ़े थे, उसको उतना डिटेल से हम इसलिए नहीं बताए क्योंकि ये सूत्र पढ़े थे। तो ये सूत्र के मदद से हम लोग थीटा का मान 90 बैठा के हम लोग का आया पीई, यानी टॉर्क का मान, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इंटेंसिटी के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बने तो यहाँ पर टॉर्क का मान हो जाएगा पीई। क्या हो जाएगा, पीई। अगला प्रश्न है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता क्या है, ई है। पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर, मतलब एक विद्युत द्विध्रुव है, किस पर, एक विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एक द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो क्या है, पी है। इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो पी है। तो यहाँ पर इसका टॉर्क, बल आघूर्ण, बल यहाँ पर आघूर्ण हो जाएगा, बल आघूर्ण है, यहाँ पर इसका बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ई, ऑप्शन बी है वेक्टर पी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ई, ऑप्शन सी है वेक्टर ई क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी, और ऑप्शन डी क्या है, पी बाई ई। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टाउ, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई इंटू कॉस थीटा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि टाउ का फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा आने का मतलब है कि पी और ई जो है ना, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर कॉस थीटा आने का मतलब ये है कि ये दोनों छिनरवा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों पर तीर का निशान होना चाहिए। तो भाई ये वाला तो गलत ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि तीर का निशान उसमें है ही नहीं। उसके बाद कॉस प्रोडक्ट किसके बदले आता है बताइए, कॉस प्रोडक्ट जो आता है, कॉस थीटा जो आता है वो आता है क्रॉस प्रोडक्ट के बदले, किसके बदले, क्रॉस प्रोडक्ट के बदले। हम लोग मान लीजिए यहाँ पर कॉस पी वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ई है, तो इसको हम लोग सिंपलीफाइंग करके पी ई इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसको पी ई इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट के बदले आया है, तो टाउ बराबर हम लोग उसको उल्टा करके लिख सकते हैं वेक्टर पी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, आज 45 तक क्लियर कर लिए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं, आप लोग भी इसको जो है ना मन लगा कर पढ़िएगा। तो अगला प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए यह, इसके लिए एक थ्योरी है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय पोजीशन पर हम लोग विद्युत तीव्रता का जो सूत्र निकाले थे वो क्या निकाले थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यूब। ये अक्षीय पोजीशन पर हम लोग क्या निकाले थे, विद्युत तीव्रता का सूत्र निकाले थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। तो इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अक्षीय पोजीशन पर जो है वो आर स्क्वायर का क्या होता है, समानुपाती होता है, इसका कहना है, ये फर्स्ट ऑप्शन का कहना है। और ऑप्शन बी का कहना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तीसरे ऑप्शन का कहना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर क्यूब का समानुपाती है। और चौथे ऑप्शन डी ऑप्शन का कहना है क्या, कि इंटेंसिटी जो है आर क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप खुद ही पहचान सकते हैं कि इनमें से सही कौन है। भाई देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है आर क्यूब का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है, सरासर गलत, स्क्वायर वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो 45 क्वेश्चन तक हो गया, इसमें लगभग 80 तक क्वेश्चन है, तो हम लोग और 2-3 वीडियो में इसको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज की कार्रवाई को यहीं तक रखते हैं।
आप लोगों ने आज बहुत पढ़ लिया और हम भी बहुत ही पढ़ा दिए। अब वीडियो बनाते बनाते जो है ना मतलब थकावट होने लगा है, इतना क्वेश्चन बना दिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग 45 से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।